स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बताएंगे रस छंद अलंकार के बारे में। जी हाँ, इसके परिभाषा व उदाहरण दोनों हम देने वाले हैं विद ट्रिक के साथ, किसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से परिभाषा भी याद कर सकते हैं, उसके उदाहरण भी हम याद कर सकते हैं। पहली चीजें, अगर रस आप पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल भूल जाइएगा कि रस में जो हमारे क्वेश्चन बैंक में या बुक में जो हमारा उदाहरण है वही लिखना होगा। नहीं, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं उसके स्थान पर, लेकिन वो उसी का होना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक है। रस छंद अलंकार, यह प्रश्न संख्या 13 में पूछा जाता है, जिसमें रस 2 दिए जाएंगे, 1 करने होते हैं। छंद भी 2 दिए जाएंगे, 1 करने होते हैं। अलंकार भी 2 दिए जाते हैं, 1 करने होते हैं। यहाँ पे 2 अंक इसके मिलेंगे, 2 अंक इसके, 2 अंक इसके, मतलब मिलाकर 6 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको करने के लिए 5 मिनट का समय लगाइएगा, इसको 5 मिनट, इसको 5 मिनट। तीनों को करने के लिए आपको 15 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। अगर 15 मिनट से ज्यादा जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले रस के बारे में। ठीक, रस आपको पता होगा, रस 5 प्रकार के हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले 5 प्रकार के रस हैं: श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस। तो इसमें से कोई 2 ही इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस 5 में से किसी 2 को आपको तैयार करके जाना है। अगर जो 5 तैयार कर लिया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो 5 नहीं तैयार कर पाया है और जो सोच रहा है कि मैं किसी तरह कोई भी तैयार कर लूं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कौन वो तैयार करके जा सकता है। ये 2 चीजें आप तैयार करके चले जाइए, करुण रस, हास्य रस। इन दोनों को तैयार करेंगे तो इन 5 में से कंफर्म है कि करुण और हास्य रस में एक कंफर्म में फंसने का चांसेस बन जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसकी हमें परिभाषा लिखना पड़ेगा। परिभाषा के लिए हम आपको ट्रिक देने वाले हैं और इसके उदाहरण। तो ये दोनों चीजें हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो परिभाषा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम करुण रस और हास्य रस की बात करेंगे। बाकी सभी का परिभाषा इसी ट्रिक के आधार पर लगेगा जो मैं अभी ट्रिक दिखाने वाला हूं। तो 5 का ट्रिक लगा सकते हैं परिभाषा, उदाहरण सबका अलग अलग होगा। ठीक, मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है। इस फॉर्मेट के तरह से आपको सभी के सभी परिभाषा याद हो जाएंगे। परिभाषा कैसे होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे करुण रस लेते हैं, तो आपको हेडिंग डालना होगा करुण रस। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। अब इसको डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कर लेंगे तो हमें लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगता है। करुण रस लिखने के बाद अब इसका हम लिखेंगे परिभाषा। ठीक, तो करुण रस का हमें हमेशा इसका स्थायी नाम पता होना चाहिए। तो मैं यहीं पर आपको सबका स्थायी भाव पता कर देता हूं। श्रृंगार रस का क्या होता है उत्साही भाव, इसका होता है रति। तो रति आप याद कर लीजिए कि श्रृंगार रस को रति नाम से जाना जाता है, इसका स्थायी भाव है। वीर रस के लिए उत्साह है, उत्साह। फिर करुण रस के लिए शोक। इसका कहां पे उपयोग होगा ट्रिक में मैं आपको बता दूंगा। हास्य रस, हास। और शांत रस का निर्वेद। ठीक, तो ये सभी आपको याद करना होगा, इन सभी का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, शांत रस का निर्वेद। इन सभी को अगर आप याद कर चुके हैं तो आपको इस फॉर्मेट में रखना है। आपको यहां से लेकर यहां तक आपको याद करना है। अगर ये चीजें एक बार याद कर लेते हैं तो 5 के 5 आप ट्रिक इस पे लगा सकते हैं। जैसे अगर करुण रस पूछता है तो करुण रस के लिए मैंने आपको क्या बताया, स्थायी भाव शोक बताया, तो आपको यहां पे लिखना है शोक। तो ये चीजें आप ब्लैक पेन से लिखेंगे शोक। ठीक, इन्वर्टेड कामा। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। यहां पे लिखना है करुण रस, करुण रस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मेट हमेशा यूज होगा किसी भी परिभाषा में। अगर आप इससे ज्यादा और लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, तो वो इस ट्रिक का उपयोग कर सकता है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम हास्य रस लेते हैं, ठीक, हास्य रस लेते हैं तो उसका स्थायी भाव क्या है, हास है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव व संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपको बस 2 चीजें चेंज करना होगा, बाकी चीजें सब कुछ सेम रखिएगा।
यहाँ पे पांचों आपको इस तरह से लिखकर मैं दिखाने वाला नहीं हूं, मैंने ट्रिक जो दे दिया वो ट्रिक आप यहाँ पे पांचों का स्थायी भाव से पता कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, आप इसको ले लीजिएगा, पीडीएफ फाइल में इसको याद कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, बस उसका नाम चेंज करके जाइएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया परिभाषा। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। तो इसके उदाहरण हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण आप लिखेंगे, जिसका भी होगा, करुण रस का होगा तो करुण रस का उदाहरण लिखिएगा, हास्य रस होगा तो हास्य रस का, किसी का भी लिखिएगा। जो उदाहरण मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, आप कोई भी उदाहरण उठा के लिख सकते हैं, लेकिन वो करुण रस से ही होना चाहिए। अगर हास्य रस से होगा तो हास्य रस का ही उदाहरण होना चाहिए। कहीं से भी आप उठा सकते हैं, किसी भी काव्यांजलि से उठा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस जो आपको याद होगा। जैसे मुझे करुण रस का जो याद है मैं वही चीजें लिखने वाला हूं। करुण रस का है, क्यों छलक रहा दुख मेरा, ठीक, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, लिखेंगे उषा की मृदु पलकों में। उसके बाद आगे लिखेंगे कॉमा, हां उलझ रहा सुख मेरा, सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, ठीक। इसको बहुत ही सिंपल से आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा, बस 2 या 3 बार आपको पढ़ना है। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस इतना आपको पढ़ लेना 2-3 बार, ये कंफर्म है याद हो जाएगा। ये लिखने के बाद आपको इसका स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आप हेडिंग डालिएगा और इसको डबल अंडरलाइन से कर दीजिएगा। डबल अंडरलाइन करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कुछ लोग कमेंट किए थे सर डबल अंडरलाइन में 1 घंटा लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डबल अंडरलाइन जल्दी से कर लेंगे, देखने में बहुत ही साफ सुथरा लगेगा, इसलिए मैं डबल अंडरलाइन के लिए बताता हूं, ठीक। स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखना है आपको। स्पष्टीकरण में आपको जो चीजें लिखना है वो चीजें मैं लिखकर नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि लिखकर दिखाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोलकर दिखा देता हूं, वही चीज आपको लिखना है। इसका स्पष्टीकरण आप अपने बुक से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है, प्रियतमा आलंबन है या प्रेमी कवि आश्रय है। ये चीजें जो लिखा है वो चीजें आपको इसका मतलब मिल जाएगा। आप इसका जो अर्थ होगा वही चीजें आपको लिखना है। अगर लिख देते हैं या इससे मिलता जुलता जो लिख देते हैं उसी पर आपको 2 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया रस के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह और भ्रांति मार्ग। 8 प्रकार के अलंकार होते हैं। अब इस 8 प्रकार के अलंकार में केवल 2 ही प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, जो 2-2 अंक के होंगे, 1 करने होते हैं, ठीक। अब इसमें से कौन सा ज्यादातर पूछता है और कौन सा हमें तैयार करके जाना चाहिए? हम अनुप्रास अलंकार बताएंगे, यमक अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन 4 को आप तैयार कर लेते हैं तो इन चारों में से 2 पूछे जाएंगे और 1 करने होंगे। अगर आप वो कर लेते हैं तो पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके लिए 5 मिनट आप लगा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बारी बारी से इसका परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण क्या है। मैंने पहला ले लिया है अनुप्रास अलंकार के बारे में। इसका आपको पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उदाहरण, फिर उसका स्पष्टीकरण लिखना पड़ेगा। चलिए अनुप्रास अलंकार के हम पहले परिभाषा लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक ही वर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ण और शब्द में बहुत अंतर होता है। वर्ण का मतलब ये अलग अलग अक्षर, शब्द का मतलब होता है पूरा का पूरा शब्द। ये चीजें अभी हम आगे भी डिफाइन करते चलेंगे, हो सकता है वो रूपक में मिल जाए। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका मतलब क्या है? एक ही वर्ड के बार बार अगर आवृत्ति होती है तो वही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे।
उदाहरण। देखिए उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण आपको ब्लैक पेन से ही लिखना पड़ेगा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। ठीक, चलिए इसमें हम स्पष्ट करके आपको बता देते हैं। देखिए इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें वर्ड की बार बार क्या करना है, आवृत्ति अगर आए तो वही होता है अनुप्रास। ठीक, जैसे इसमें क आ गया, इसमें भी क आ गया, तो ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। भ, इसमें भी भ आ गया, तो ये क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार पुनः आ रही है। इसमें घ आ गया, ये भी हो गया, इसमें वो आ गया, ये चीजें। तो आपको दिख रहा है कि बार बार आवृत्ति हो रही है, वही चीजें हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो आपको स्पष्टीकरण में लिखना पड़ेगा, इस उदाहरण में क्या क्या है, लिखेंगे क, कॉमा करेंगे इन्वर्टेड में, फिर भ, फिर घ, फिर म। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, जो जो चीजें हमें दिखेगा वही चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे र भी दिख रहा है, हम र भी लिख सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में क, भ, घ, र, म आदि अक्षर, आदि भी लिख सकते हैं, आदि अक्षर एक से अधिक बार आए हैं। ठीक, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर ये अनुप्रास अलंकार आ जाता है तो बस इतना आप लिखेंगे, पूरे के पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगले अलंकार की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर है यमक अलंकार। इसका परिभाषा आपको लिखना है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार मतलब जब एक ही शब्द, यहाँ पे पूरे शब्द की बात हो रही है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, यहाँ पे घटा आ गया, फिर भी घटा आ गया, तो ये पूरा का पूरा एक शब्द है। ठीक, पूरे शब्द अगर पुनः 2 या 2 से अधिक बार आए, वही यमक अलंकार होता है। और इन दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे इस घटा का अर्थ अलग है, इस घटा का अर्थ अलग है। यही जो अर्थ अलग अलग होता है उसी को स्पष्टीकरण में लिखते हैं। क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे पहले घटा का अर्थ बादल, इस घटा का अर्थ है बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना या कम हो गया। तो वही चीजें, दोनों घटा है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो गया, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी आप समझ गए होंगे कि जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। अगला नंबर 3 हम आपको बताने वाले हैं रूपक अलंकार के बारे में। तो रूपक अलंकार को ध्यान से समझिएगा, साथ में हम उत्प्रेक्षा अलंकार को भी हम समझाने वाले हैं। इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है, रूपक और उत्प्रेक्षा में। क्या अंतर है मैं आपको यह बता देता हूँ। देखिए ये जो फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक मैंने फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट में बस थोड़ा सा ही अंतर है। क्या, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, तो यहां तक आपको दोनों में लिखना पड़ेगा, एक रूपक अलंकार में, एक उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये चीजें बिल्कुल सेम रहेगा। जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। उसके बाद अगर रूपक अलंकार है तो हमें लिखना है का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार है। अगर उत्प्रेक्षा रहता है तो वहां लिखना है कि संभावना की जाती है। ये चीजें अभी आगे बताएंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर समझिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट नलाज निशा अवलोकी। यहाँ पे क्या किया गया, निषेध रहित आरोप किया गया है। कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण में आपको समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ गिरावाड़ी जो बताया गया है, पहला क्या है, गिरड़वाड़ी जो बताया गया है वो भौरे का मुख में कमल और लाज में निशा का निषेध रहित आरोप बनाया गया है। ठीक, गिरा का किससे बताया गया है, गिरा का वाड़ी में भौरे का, और मुख में कमल का, मुख में कमल का, लाज में निशा का,
लाज में निशा का, गिरा से मुख का, इससे निषेध रहित क्या किया गया है, आरोप लगाया गया है। निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो इस चीजों को आप याद करें, उसका उदाहरण, इसकी स्पष्टीकरण क्या है, कैसे। साथ में रूपक अलंकार के लिए मैंने आपको यहां से यहां तक बता दिया, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इसमें निषेध रहित आपको करना है। ये चीजें कैसे क्लियर होगा, इसके लिए हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में क्लियर कर देते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें भी परिभाषा में लिखना है, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, इसमें भी सेम वही चीजें यहां से यहां तक लिखना है। अब उसके आगे चिन्ह करना है कि संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अगले में क्या था, उसमें निषेध रहित आरोप था, इसमें आपको क्या लिख रहे हैं, संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण की बात करें, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। तो ये रही इसकी उदाहरण। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम स्पष्टीकरण में आपको क्लियर करते हैं। देखिए, यहां श्री कृष्ण के श्याम गात में, ये जो श्याम गात दिख रहा है, ठीक, श्याम सलोने गात, यहां श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीत पटु में, जो हमारा पीत पटु दिख रहा है, ठीक, पीत पटु में प्रभात के आतप धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे संभावनाएं बनाई गई है कि श्री कृष्ण श्याम गात जो है नीलमणि के शैल पर और पीत पटु का प्रभात पर क्या बनाया गया है, संभावना बनाया गया। ये हो जाएगा इसका स्पष्टीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको अलंकार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब छंद के बारे में हम बात करते हैं। अब हम आपको छंद के बारे में बताने वाले हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं। पहला चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया छंद। तो ये 4 प्रकार के छंद पूछे जाएंगे। 4 में से केवल 2 ही आपको पूछा जाएगा। इसमें से 2 पूछे जाएंगे, 1 करने होंगे। अगर 1 कर लेते हैं तो आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। अब इस 2 अंकों को पाने के लिए आपको 5 मिनट इस पर देना पड़ेगा। 5 मिनट समय देंगे तो आसानी से इसको कर लेंगे। हम यहाँ पे आपको दोहा और सोरठा के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते हैं हमारे इस ट्रिक से, तो चारों में से ये दोनों में से एक कंफर्म फंस जाएगा, उसे आप 2 अंक पा सकते हैं। चलिए दोहा और सोरठा के बारे में हम बात करते हैं। दोहा छंद की आपको परिभाषा कैसे लिखना है। दोहा अर्धसम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, देख लीजिए। पहला चरण कॉमा यहाँ पे है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, कॉमा, चौथा चरण ये। तो ये 4 चरण होते हैं। ये चीजें आपको परिभाषा में भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके पहले व तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अब ये मात्राएं क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इस उदाहरण में, उदाहरण मैंने ले लिया, इसमें हम मात्राएं कैसे गिनेंगे और कैसे 13 और 11 होंगे उसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक, इस पहले में यहाँ पे जो पहला चरण आपको यहाँ तक दिख रहा है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। इस तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होनी चाहिए, दूसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे चरण में भी 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब ये मात्राएं कैसे होगा, चलिए इसको बता देते हैं। देखिए, अगर मात्राएं, अगर कोई सिंगल है, जैसे यहाँ पे भ और व सिंगल सिंगल है, तो उसे हम केवल सिंगल सिंगल करेंगे। ठीक, लघु गुरु 2 चीजें होता है, एक लघु और एक गुरु। ठीक, तो यहाँ पे इस पे कोई मात्रा है, इस पे भी बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ पे गुरु करेंगे। ठीक, लघु कब करेंगे, लघु जैसे कि ये आ गया, और छोटी की मात्रा जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे छोटी की मात्रा, देखिए ये आ गया। इस पे छोटी की मात्रा है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल लगाएंगे लघु के लिए। ठीक, हम गुरु कब करेंगे, गुरु जैसे कि ये है ये, तो उस तरह से करेंगे। पहला हमारा गुरु मिल गया, दूसरा भी बड़ी मात्रा है, गुरु मिल गया। गुरु को हम 2-2 काउंट करते हैं, 2-2 4 ऐसे काउंट करते हैं। फिर भाव में लघु लघु करेंगे। इसमें इन दोनों में देखिए गुरु आ गया, इसमें भी डबल मात्रा है, ये भी गुरु हो गया। हाँ सिंगल है, ये हो गया लघु। इसमें देखिए डबल मात्रा है, तो ये हो गया गुरु। ठीक, तो इस तरह से इसको काउंट कर लेते हैं। 2-2 4 5 6 7 8 9 10 10-2 12 और 13। तो यहाँ पे 13 हमें क्या मिला, 13 मात्राएं पहले में मिल चुका। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे चरण में देखेंगे तो यहाँ पे 2-2 मिल गया, तो ये हो गया गुरु गुरु। इसी तरह से इसको लेंगे गुरु, फिर ग में हो गया लघु के लिए, फिर ये छोटी की मात्रा इसलिए ये लघु होगा। ठीक, इसके बाद सोई, ये जो सो है वो हमारा गुरु मिल गया। ई हमारा सिंगल है,
तो ये हमारा मिल गया लघु के लिए। इसको काउंट कर लेते हैं, तो इसको काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हमें दूसरे में भी मिल चुका। ठीक, इसी तरह से तीसरे में देखते हैं 13 है या नहीं। तो ये हो गया गुरु, लघु लघु गुरु, यहाँ पे गुरु और ये हो गया गुरु। ठीक, गुरु गुरु हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें हमारा लघु मिल गया, इसमें गुरु मिल गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए, ये टोटल के टोटल देखे जाएंगे क्योंकि ये आधा है स है इसमें। तो ये हो गया हमारा गुरु, ये छोटी का मात्रा है इसलिए लघु हो गया। इसमें देखिए सिंगल है लघु, छोटी का मात्रा लघु लघु। फिर ये हो गया लघु, ये छोटी की मात्रा लघु हो गया। ये डबल है इसलिए गुरु और ये लघु। इसको काउंट कर लेते हैं। इसको मैंने काउंट कर लिया, 13 आ चुका है। ये 2 और 1 3, 3 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11। यहाँ पे 11 मात्राएं हमें इस तरह से मिल चुका। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको दोहा छंद में 13 मात्राएं, पहले में दूसरे में 11, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं। ये 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। 4 चरण में ये होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है दोहा के लिए। दोहा अर्धसम छंद है जिसमें इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे विषम चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। मैंने आपको मात्रा भी करके बता दिया। चलिए हम अगले बात करते हैं सोरठा के बारे में। अगला है सोरठा। सोरठा की परिभाषा क्या है? इस सोरठा जो है दोहा का जस्ट विपरीत होता है। मतलब सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए इसमें भी 4 चरण ही मौजूद हैं। ठीक, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। मतलब इसके पहले मैंने दोहा में क्या बताया था, यहाँ पे 13 बताया था, यहाँ पे 11 बताया था। लेकिन सोरठा में क्या है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13 मात्राएं हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। चलिए इसके उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं कि ये 13 और 11 मात्राएं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने ले लिया, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कह। अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं कि किसमें कितने हैं। देखिए ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण। इसमें 4 चरण मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें कितने होंगे, इसमें 11 होने चाहिए, इसमें 13 होने चाहिए, इसमें 11 होने चाहिए और इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। ये जस्ट क्या है, इसके दोहा के विपरीत है। दोहा में इसमें 13 था, यहाँ पे 11 था, लेकिन सोरठा है इसमें अलग अलग है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे डबल है, ये हो गया गुरु लघु, ये हो गया लघु। ये देखिए बड़ी ऊ का मंत्र, बड़ी है ना, बड़ी अक्षर के लिए क्या करेंगे, गुरु लेंगे, ये हो गया लघु। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सिंगल और इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा गुरु लघु। ठीक, इसमें आते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। बयान में देखिए सिंगल सिंगल हो गया, यहाँ पे सिंगल, ये हो गया डबल के लिए, ये सिंगल सिंगल हो गया लघु लघु। अब यहाँ पे देखिए बुद्धि के लिए क्या करेंगे, डबल हो गया और ये छोटी का मात्रा आधा है इसलिए ये लघु हो गया और ये दोनों सिंगल है इसलिए लघु लघु। ठीक, इसको काउंट करते हैं। 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 1 11, 11 2 13, ये हो गया 13। अब आते हैं अगले लाइन में। तीसरे चरण में देखिए यहाँ पे लघु लघु, यहाँ पे लघु लघु। ठीक, ये छोटी का मात्रा इसलिए यहाँ पे लघु लघु लघु, ये लघु गुरु लघु। ठीक, ये डबल है इसलिए गुरु हो गया। इसमें आते हैं नेति, ये डबल हो गया, ये छोटी का मात्रा, ये डबल, ये छोटी का मात्रा इसलिए सिंगल, ये हो गया सिंगल दोनों और यहाँ पे भी सिंगल है और ये सिंगल है। ठीक, काउंट कर लेते हैं। टोटल 4 3 7, 7 2 9 और 9 2 11, ये हो गया 11 मात्राएं। इसमें आते हैं 2 1 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 और 10 3 13, यहाँ पे 13 मात्राएं हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 4 कह सकते हैं 4 चरण मौजूद आपको मिल गया। और ये जस्ट किसका होता है, दोहा का उल्टा होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया दोहा का उल्टा होता है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रस छंद अलंकार समझ में आ गए होंगे। रस छंद अलंकार, अगर ये तीनों आप कंप्लीट करके जाते तो आपको पूरे 6 अंक मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय देना पड़ेगा। 15 मिनट में आप कंप्लीटली 6 अंक पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी वीडियो आपको देने वाले हैं।